तो केस हम मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का लेते हैं, दोनों केस करेंगे, मैक्सिमम भी लेंगे और मिनिमम भी। और आपको पता होगा कि मिनिमम और मैक्सिमम में एक डिफरेंस है, बाकी तो सारा प्रोसीजर सेम ही है। तो आज हम मिनिमम ऑब्जेक्टिव लेंगे और आपके पास ये मॉडल है। कुछ थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट गाइड करेगा, क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है आज आपको इस मॉडल के अंदर? कुछ स्टूडेंट गाइड करेगा? इसको गौर से देखें। सर तो ये एम टेक्निक से थोड़ा सा करना है। एम टेक्निक्स सर तो करना इसमें है, लेकिन एक सर लेस थ्री देन ग्रेटर देन साइंस। सर फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट और थर्ड कॉन्स्ट्रेंट ग्रेटर देन है। कंस्ट्रेंट्स क्या है? ग्रेटर देन। जी, इसमें ना एक केस फर्स्ट टाइम आया है कि कंस्ट्रेंट्स अगर आप पहली देखें तो वो टाइप है ग्रेटर देन इक्वल टू, दूसरी लेस देन, ये तो हम देख चुके हुए हैं। ये थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड जो कंस्ट्रेंट है ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो कंस्ट्रेंट्स की थ्री ही टाइप्स हो सकती हैं, या कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू होगी, या कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, और या कंस्ट्रेंट सिर्फ इक्वल भी हो सकती है। तो इसमें ये फर्स्ट टाइम जो आपका ये केस है, जितनी भी वेरिएशंस हो सकती हैं वो मॉडल की इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। आपका ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, दोनों केस हम देख चुके हैं। और अब लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू, और आज ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो रही है। तो आप माइंड में रख लें, जिसमें कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू होगी तो वो एम टेक्निक से सॉल्व होगा। एम टेक्निक, ये आप देख रहे होंगे, एम टेक्निक, और इसको हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स केस भी कहते हैं। सर अगर मैं आपसे पूछूं, जी सर इसमें एक कंस्ट्रेंट जो है वो लेस देन भी है ना? हाँ, लेस देन भी है। तो हम ये कह देते हैं, चलें आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर देता हूँ। अगर आपके मॉडल में एक भी कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू है, एटलीस्ट वन, तो वो एम टेक्निक से होगा। दूसरा क्या रह जाएगा? सारी लेस देन इक्वल टू। तो सारी की सारी कंस्ट्रेंट्स अगर लेस देन इक्वल टू हैं तो वो जो हम सिंप्लेक्स मेथड का जो वर्जन देख चुके हैं वो अप्लाई होगा। और अगर 10 कंस्ट्रेंट्स हैं और उसमें एक ग्रेटर देन इक्वल टू है और 9 लेस देन इक्वल टू है, तो सिर्फ उस एक की वजह से हमें उसको एम टेक्निक से करना पड़ेगा। अब क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। यस सर। जी, तो अब मैं ज़रा एम टेक्निक के बारे में भी एक कन्फ्यूजन दूर कर लें। मैंने कहा था दो डिफरेंट टेक्निक्स हैं एलपी मॉडल को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कौन सी दो टेक्निक्स हैं, मैंने वर्ड यूज किया है एलपी मॉडल को सॉल्व करने के लिए, गाइड करेगा? सर एक ग्राफिकल एक मॉडल ग्राफ वाली और एक ग्राफिकल मॉडल, अलजेब्रिक मॉडल। यस यस। अगर आप बात करें ना सॉल्व करने की टेक्निक, तो एक ग्राफिकल मेथड है और एक अलजेब्राइक मेथड है। तो अलजेब्राइक और ग्राफिकल, ये दो टेक्निक्स है सॉल्व करने की। हाँ, एल्गोरिदम कौन सा यूज होगा? जाहिर है ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो सिंप्लेक्स मेथड एल्गोरिदम है या मेथड, ये कन्फ्यूजन होती है। टेक्निक, मेथड, ये तकरीबन सिनोनिम्स ही लगते हैं इस केस में ना, लीनियर प्रोग्रामिंग के केस में। इसलिए मैं थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए इनको डिटेल में बता रहा हूँ कि सिंप्लेक्स मेथड उनको ऑप्टिमल वे में सॉल्व करने का एक वे है। तो वो ग्राफिकल मेथड पे भी अप्लाई हो सकता है, वो अलजेब्राइक पे भी हो सकता है, दोनों पे ये अप्लाई हो सकता है सिंप्लेक्स मेथड। तो हमने अलजेब्राइक वे में, क्योंकि मोस्टली रियल लाइफ प्रॉब्लम्स मोर देन 2 वेरिएबल्स होते हैं, तो अलजेब्राइक वे में ही मैं आपको सिंप्लेक्स मेथड सिखा रहा हूँ। ग्राफिकल मेथड में ज़रूरत नहीं है, किसी वक्त वो भी डिस्कस हो जाएगा, आपको दिखा दूंगा, विजुलाइज करवा दूंगा कि अभी तक तो हमने ग्राफिकल मेथड में ऑल कॉर्नर पॉइंट्स को जी में पुट करके उसका आंसर लिया था, ऑप्टिमल ढूंढा था। लेकिन सिंप्लेक्स मेथड के जरिए, सिंप्लेक्स मेथड एक एफिशिएंट मेथड है, शॉर्टेस्ट मेथड है, जो एफिशिएंट वे से ऑप्टिमल सॉल्यूशन को ढूंढ लेता है, यानी उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड कर लेता है। अब आ जाते हैं सिंप्लेक्स मेथड, वो सॉल्व करने का वे है, ऑप्टिमल वे। वो अलजेब्राइक पे भी लग सकता है, वो ग्राफिकल पे भी लग सकता है।
अब आ जाते हैं एम टेक्निक क्या है। एम टेक्निक सिंपलेक्स मेथड ही है, यानी आप ये समझ लें अगर सारी कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू हैं, इसमें तो दो नजर आ रही है फर्स्ट और 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन अगर सारी लेस देन इक्वल टू हैं तो सिंपलेक्स मेथड किस तरह से बिहेव करता है वो हम देख चुके हैं, मिनिमम ऑब्जेक्टिव के केस में भी और मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव के भी केस में। अब अगर कोई ये कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू है तो वो सिंपलेक्स मेथड थोड़ा सा चेंज लेगा, यानी वेरिएंट है सिंपलेक्स मेथड में। तो वो जो छोटी सी चेंज आएगी जो इसको हैंडल करेगी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, सिंपलेक्स मेथड का वो वर्जन एम टेक्निक कहलाता है। यानी एम टेक्निक सिंपलेक्स मेथड ही है, बस ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स को हैंडल करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा वो। अब क्लियर हो गया पॉइंट, बताइएगा। सर क्लियर। Yes, जी sir. जी, तो अब हम जरा देखते हैं कि वो क्या डिफरेंस है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है जिसकी वजह से हमें इसको एम टेक्निक से करना पड़ेगा। तो एम टेक्निक असल में सिंपलेक्स मेथड ही है। जी, Excuse me, सबसे sir. पहला स्टेप क्या होता है? जी सर एम जी टेक्निक से पहले भी तो सिंपलेक्स मेथड में हम जब ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट आता था तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में S1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे क्या ना। कर, हाँ नहीं, अभी तक हमने नहीं इसका केस लिया। अगर आप देखें अभी तक लेक्चर्स में ग्राफिकल मेथड में हमने किया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन सिंपलेक्स मेथड अलजेब्राइक वे में अभी तक मैंने ऐसा केस आपको सिर्फ बताया था कि इस केस में वेरिएबल माइनस करना है या ऐड करना है, सिर्फ बताया था, किया नहीं था हमने। ओके सर। ठीक है, अच्छा। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ये मॉडल आपके सामने है, सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सर स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लेटफॉर्म चेंज। में कन्वर्ट करें। स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इधर ये ग्रेटर देन है तो लेफ्ट साइड पे क्या करेंगे? S minus. माइनस Minus S. माइनस, माइनस हाँ एस। बिल्कुल माइनस। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, आप ये समझ लें कि ये लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर है, तो माइनस करेंगे तो वो बैलेंस होके इक्वल हो सकती है। तो इसमें हम वही वेरिएबल लेंगे जिसको हम स्लैक कहा था। वैसे जो जिसको माइनस कहते हैं उसका फर्दर एक डिफरेंट नेम आ जाता है, उसको सरप्लस वेरिएबल कहते हैं। लेकिन ओवरऑल माइनस हो रहा हो या ऐड हो रहा हो, जनरल टर्म में उनको स्लैक वेरिएबल्स कहते हैं। लेकिन फर्दर क्लैरिफाई करना हो तो नॉर्मली जो ऐड हो रहा है उसको स्लैक कह देते हैं, जो माइनस हो रहा है उसको सरप्लस कह देते हैं। लेकिन जो लिटरेचर आपको मिलेगा उसमें दोनों वेरिएबल्स के लिए स्लैक वेरिएबल ही वर्ड यूज होता है। तो आप माइंड में रखिएगा, हर टाइप को जो माइनस हो या प्लस हो उसको हम स्लैक वेरिएबल्स कह सकते हैं। लेकिन अगर आपने और डिटेल में जाने तो फिर जो माइनस हो रहा हो उसको सरप्लस भी कह सकते हैं। जी, इधर आ जाएगा -S1, इधर क्या करेंगे? प्लस S2। +S2, जी बिल्कुल, इधर आ जाएगा +S2। और थर्ड में क्या आएगा? माइनस S3। -S3, बिल्कुल। तो ये आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आप देख सकते हो, ये मॉडल है आपका। मैंने पहली ये देखें ग्रेटर देन इक्वल टू थी, मैंने माइनस कर दिया, इक्वल हो गई। ये लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है तो मैंने ऐड कर दिया। ये थर्ड ग्रेटर देन इक्वल टू तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इट मींस आप ये कह सकते हो, ये नंबरिंग ऐसे है, एस तो होता है कि ये स्लैक वेरिएबल्स है, 1 2 3 होता है कंस्ट्रेंट 1, कंस्ट्रेंट 2, कंस्ट्रेंट 3। तो ये माइनस ग्रेटर देन की वजह से, ये लेस देन की वजह से, और ये ग्रेटर देन की वजह से। इसलिए हम फर्स्ट कंस्ट्रेंट को नॉर्मली फर्स्ट सबस्क्रिप्ट दे देते हैं 1, S1, S2, S3, इस सीरीज में। तो यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है, बताइएगा। नो सर। जी, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, लेकिन एक चीज और जहन में रख लें। चलें नेक्स्ट स्टेप बताएं क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म अब में। हमने सर डिसीजन वेरिएबल को 0 को इक्वल रख के अपना जो है बेसिक सॉल्यूशन निकालना है। हाँ, ये जो बिलाल ने जो बात की है ये 100% ठीक है
कि आपने, इन्होंने बड़ी टेक्निकल टर्म यूज की, यही यूज करनी चाहिए कि डिसीजन वेरिएबल्स को आपने नॉन बेसिक बना देना। इनका कहने का मकसद था उनको जीरोस कर दें, यानी उनको नॉन बेसिक बनाएं, और फिर अंदर से क्या निकलेगा जब उसको पुट करेंगे इस सिस्टम के अंदर। सर वो हमारा सॉल्यूशन आएगा, बेसिक सॉल्यूशन, जो बेसिक वेरिएबल हमसे निकलेंगे। हाँ, हाँ, पूरे सॉल्यूशन का नाम क्या होगा? स्टार्टिंग स्टार्टिंग बेसिक, फिजिकल, एक फिजिबल बेसिक सॉल्यूशन। स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। यस। तो देखें, एक माइंड में रखिएगा, जो ये यानी ये पॉइंट नोट कर लें, जो सिंप्लेक्स मेथड है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उसका स्टार्टिंग बेसिक जो सॉल्यूशन है, मैंने भी फिजिबल का वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ, स्टार्टिंग बेसिक जो सॉल्यूशन है वो फिजिबल ही हो। ये सिंप्लेक्स मेथड की रिक्वायरमेंट है, यानी स्टार्टिंग बेसिक जो सॉल्यूशन है वो फिजिबल होना चाहिए। अगर वो फिजिबल नहीं है तो आप सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट इस नहीं कर सूरत में सकते। तो नहीं होगा फिर क्या? सर, इस सूरत में तो नहीं होगा। फिजिबल वही होता है ना जो पॉजिटिव हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो यही चीज एक हमें एम टेक्निक की तरफ लेके जाएगी। अभी देखें, आप बात समझ चुके हैं कि हमने स्टार्टिंग बेसिक जो सॉल्यूशन है उसको फिजिबल, सिंप्लेक्स मेथड में स्टार्ट भी फिजिबल से होता है और एंड तक फिजिबल ही रहता है। वो गारंटी करते हैं सिंप्लेक्स मेथड, अगर उसका स्टार्टिंग जो बेसिक है वो फिजिबल है तो लास्ट तक हर आइटरेशन में फिजिबल ही सॉल्यूशन रहेगा। तो देखते हैं इस केस में क्या होता है। जी, आपने डिसीजन वेरिएबल्स को जीरो कर दिया क्योंकि ये आपके डिसीजन वेरिएबल्स x1 x2 थे। इसको जब हमने पुट किया इधर, क्या आएगा? z इक्वल टू 0। जब इधर पुट करेंगे इधर से क्या निकलेगा? -s1 इज इक्वल टू 10। -s1 इक्वल टू 10 को फिर हम लिखेंगे s1 इक्वल टू -10। s1 तो वेरिएबल है ना, तो यस सर, माइनस यस। उधर ले जाएंगे, ये आ गया यस। s1 इक्वल -10। इसमें से क्या निकलेगा? s2 इज इक्वल टू 6। s3 इक्वल टू 6 आ गया। और यहाँ से क्या निकलेगा? S3 इक्वल टू -6 S3 इक्वल टू -6। -6। अब आपको देखें, ये आपका जो सॉल्यूशन है ये स्टार्टिंग बेसिक स्टार्टिंग इसलिए कि पहला सॉल्यूशन है, यस सर। बेसिक इसलिए कि नॉन जीरोज है, यस। बेसिक है, लेकिन फिजिबल नहीं है। फिजिबल यस। नहीं है, नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो इसलिए इसको कहेंगे स्टार्टिंग बेसिक तो है लेकिन इनफिजिबल सॉल्यूशन। जी, क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट? जी सर। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इसको जब तक फिजिबल नहीं बनाएंगे तो काम आगे नहीं चलेगा। तो सिंप्लेक्स मेथड इस पे वर्क नहीं करेगा, तो हमें ये आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का सहारा लेना होगा, उसको हम एम टेक्निक कहते हैं। कैसे आर्टिफिशियल वेरिएबल लेंगे? ये देखें, टू मेक इट फिजिबल वी इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल वेरिएबल्स एंड टेक्निक टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एम टेक्निक। तो जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के साथ हम टेक्निक यूज करेंगे, यानी है तो सिंप्लेक्स मेथड ही लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल केस है, तो उसको हम एम टेक्निक कहेंगे। तो दोबारा से देखते हैं, ये आर्टिफिशियल वेरिएबल के लिए मैंने क्या कहा है? ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इन दोज इक्वेशंस हैविंग सरप्लस वेरिएबल्स, यानी जिसमें वो माइनस साइन वाले वेरिएबल्स हैं, सिर्फ उसमें अपनी तरफ से आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना है। तो ये देखें, पहली कंस्ट्रेंट माइनस के साथ थी, तो मैंने इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल R1 ले लिया। आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 R1 कोई भी आप लेटर यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये ऐड कर दिए। इसमें क्या करेंगे? ये तो इसमें पहले से ही फिजिबल है। ये पहले से ही फिजिबल रिजल्ट दे रही थी, इसको चेंज नहीं करेंगे। यस। सॉरी, पहले तीसरी पे आ जाते हैं बाद में। इसमें भी एक वेरिएबल ऐड करेंगे R2, ठीक हो गया। यस। और तीसरी में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जी सर। तो देखिए, मैंने फर्स्ट में एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया एक्स्ट्रा, अपनी तरफ से एक ऐड किया। ऐड ही करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर नेगेटिव वाला इशू तो नहीं रिजॉल्व होगा। जी। तो ऐड किया इसमें, और इसमें इशू था थर्ड में, इसमें ऐड किया,
और सेकंड उसी तरह रहने दी। एक तो ये है, लेकिन इसमें माइंड में रखें कि मैंने अरेंजमेंट कैसे की है। अरेंजमेंट ये है कि आपको ये S1 आंसर नहीं दे रहा था, आपने इसके लिए R1 लिया, तो इसका मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में R1 रोल प्ले करेगा, इसलिए मैंने इसको कलर चेंज कर दिया जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। इस केस में कोई भी वेरिएबल, यही वेरिएबल काफी था, तो इसलिए मैंने इसको डायगोनल का सेकंड पार्ट बना दिया S2 को, क्योंकि इधर तो कोई इश्यू नहीं है। ये जो इसमें था, ये वेरिएबल तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था नेगेटिव वैल्यू के साथ, इसके लिए मैंने R2 किया, तो मुझे R2 को डायगोनल में लेके आना है। तो ये जो 3 है आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड हुआ, आपका S2 वही है, और ये आर्टिफिशियल वेरिएबल, इनको आप फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे, इनको S1 और S2 को अलाइन इसी तरह करना है, या बेशक -S3 इधर कर लें, -S1 आगे कर लें, ये मैटर नहीं करता, लेकिन कोशिश करें ऑर्डर में ही रखें। तो ये हमने कॉलम वाइज अरेंजमेंट किया, X1 को एक साइड पे रखा एक ही जगह पे, X2 को एक जगह पे। अब -S1 स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए तो आपने यूज कर लिया हुआ है, जाहिर है स्टैंडर्ड फॉर्म भी लेके आनी थी, तो सिर्फ पहली में है, दूसरी में S1, तीसरी में नहीं है, तो वो खाली जगह छोड़ दी। आपने S3 इधर लिया हुआ है, वो ऊपर नहीं है, वो जगह छोड़ दी आपने। दूसरा, ये जो डायगोनल है आखिरी लास्ट पे रखना है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए है, ये वही होगा जिन वेरिएबल्स की वजह जो बेसिक सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे फिजिबल। तो इसलिए R1 ने इसको पहले लिखा, S2 को ये डायगोनल बनाया, और R2 को डायगोनल बना के लिख दिया। जी, पॉइंट क्लियर हुआ, बताइएगा। यस सर। अच्छा, अब आप इसको है ना, ये एक और चीज करनी है हमने। देखें, आपने ये काम तो कर लिया, लेकिन मैथमेटिक्स के अगेंस्ट काम किया है। देखें, ये चीज पहले ही इक्वल थी, ये देखें इक्वल मौजूद है। आप अगर एक इक्वल साइड पे एक नई चीज और ऐड कर देंगे, मैथमेटिक्स इसकी परमिशन नहीं देती। ये आपने अननेचुरल सी एक एक्टिविटी की है कि जो ऑलरेडी इक्वल थी उसमें आपने एक चीज ऐड कर दी। तो ये जो ऐड की है, इसकी हमें पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, यानी इसको इसकी कंपनसेशन देंगे कि हम उसको कहेंगे भाई हमने सिंप्लेक्स मेथड से काम लेना है, सिंप्लेक्स मेथड हमें काम नहीं करने दे रहा, हमें काम सिर्फ उस सूरत में कर सकते हैं अगर ये ऐड करें, तो आपकी मेहरबानी है हमें इसकी परमिशन दे दें। तो वो परमिशन तो दे दी, लेकिन वो आपको इसकी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अगर आप पेनल्टी पे करेंगे तो फिर ये मैथमेटिकली किसी न किसी हद तक सूटेबल हो जाएगा। तो आप कितनी पेनल्टी इसमें पे करेंगे, बताएं। सर कम से कम 2 तो पे करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने 2 वेरिएबल्स को ऐड किया, R1 और R2 को। आपने कहा कम अज कम, तो ज्यादा से ज्यादा भी होगी फिर कोई? वैसे सर मैंने कहा मतलब कि 2 तो पे दो ही पेनल्टी होंगी। यस सर। तो इसलिए तो हम पेनल्टी पे करने लगे हैं। पेनल्टी इधर वो पेनल्टी पे करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पेनल्टी को सीखने के लिए आपने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए ना, इसको वापस दूसरी फॉर्म में ले, तो फिर आपको पेनल्टी का समझ आ जाएगी। तो मैं इसको दोबारा दूसरी फॉर्म में लेके आ जाऊंगा, तो वो क्या होगी, जी ये सारी इसी साइड पर रखें, यानी ये वाला वर्जन जो पहले लिया था हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले, इसमें पेनल्टी पे करनी है। अब देखिए पेनल्टी होती क्या है, यानी इसको पेनल्टी देने का मतलब है ये चाह रहा है मिनिमम आंसर लेना। तो अगर आपका जी कोई ना कोई आ जाएगा और वो मिनिमम होगा, तो इसमें कोई ह्यूज अमाउंट ऐड कर दें ताकि वो मिनिमम ना हो, तभी वो पेनल्टी होगी। तो हम क्या करेंगे, वो जो पेनल्टी है उस अमाउंट को हम एम कहते हैं, एम कहते हैं बिग अमाउंट को। तो हम एक एम बिग अमाउंट लेंगे, उसको R1 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसी तरह दूसरी पेनल्टी है R2, इसको बिग अमाउंट M से मल्टीप्लाई करेंगे, ये MR2 हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे। तो ये पेनल्टी है। आपने क्या किया, 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज किए थे, एक R1 और एक R2। तो आपने एक तो पेनल्टी बनाई M × R1
और इस मिनिमम में ऐड कर दिया। दूसरी पेनल्टी आपने बनाई MR2 और इसको इधर ऐड कर दिया। इस ऐड से ये पेनल्टी किस तरह से हुई, ये इधर से आपको आंसर मिलेगा मिनिमम। ये ह्यूज पेनल्टी ऐड करके उसको मिनिमम होने नहीं देगी, तो पेनल्टी वाकई लगती है कि ये हमारे प्रॉब्लम को खराब करने के लिए है। लेकिन आप कहेंगे जी इससे फर्क क्या हुआ, होगा ये कि हमने ये तो स्टार्टिंग कंडीशन हमें इधर से मिल जाएगी। स्टार्टिंग कंडीशन क्या है, R1 बताइएगा स्टार्टिंग कंडीशन क्या होगी। जाहिर है आपने जब R1 लिया इसके लिए तो डिसीजन वेरिएबल्स भी नॉन बेसिक थे, जीरोस, उसके लिए ये भी जीरो दोनों रखने हैं। ये जीरो रखेंगे क्योंकि हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ही सोल्यूशन निकालना है। तो अब किन किन को जीरोस लेंगे, x1 x2 और s1 S1 s3 s3 इनको जीरो लेंगे तो हमें रिजल्ट क्या आएगा, R1 इक्वल टू 10, s2 इक्वल टू 6, R2 इक्वल टू 6। अब आपका ये स्टार्टिंग सोल्यूशन है, बेसिक है क्योंकि नॉन जीरोस है, और फिजिबल भी है क्योंकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। तो ये आपको मिल तो गया। अब आप सिंपलेक्स मेथड से इसको सॉल्व कर दोगे, लेकिन इधर देखें बहुत खतरनाक किस्म की पेनल्टी है। अब आप सॉल्व करते हुए उम्मीद करोगे इस होप के साथ कि एंड पर ये जो R1 R2 है इनकी वैल्यूज जीरो आ जाए, यानी ये बेसिक से लीव कर जाए। अगर ये लीव कर गए तो जीरो आ जाएंगे, तो आप इधर जीरो पुट करें इधर जीरो पुट करें तो देखें आपका वही मिनिमम पहले वाला आपको मिल जाएगा, यानी आपको पेनल्टी पे करने से बच गए। फॉलो किया इस कॉन्सेप्ट? यस सर। तो ये मैं अभी डिटेल में करवाऊंगा, ये भी अगर सर किसी को समझ नहीं। जी जो हमारी M है ह्यूज वैल्यू, ये हम कहाँ से निकालेंगे सर, कोई भी एक्सपोज करेंगे? ये अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। एक चीज और देख लें, ये अगर मिनिमम ऑब्जेक्टिव है तो पेनल्टी हमने क्या की, ऐड कर दी। अगर ये मैक्स होता तो माइनस होगी सर। फिर माइनस होगी। क्यों, मैक्स बहुत ज्यादा प्रॉफिट, मैक्स प्रॉफिट लेना चाह रहा है और माइनस ह्यूज अमाउंट माइनस करके उस प्रॉफिट का सत्यानाश कर देगी। देखें अगर प्रॉफिट ही हो रहा है $20, जैसे 21 आया था उसमें रेडीमिक्स प्रॉब्लम में, 21 अगर आपका प्रॉफिट आया और ये ह्यूज 200 उसमें से माइनस कर दें, कहाँ का प्रॉफिट रहा, प्रॉफिट का तो सत्यानाश हो गया। तो इसलिए पेनल्टी मैक्स के केस में माइनस बनेगी और मिन के केस में प्लस होगी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दोबारा ले आते हैं। ये सारी चीजें इधर लेफ्ट साइड पे चली जाती हैं। तो ये देखें, ये इधर जाके -4x1, ये -3x2, ये प्लस MR1 थी तो माइनस MR1 माइनस MR2 इक्वल टू 0। अब ये प्रॉब्लम रेडी है सॉल्व करने के लिए, जरा देखिएगा। कॉलम अरेंजमेंट आपकी समझ आ गई होगी। आपने आइडेंटिटी लास्ट वो बनानी है जो आपको सोल्यूशन दे रही है। जी अब देखते हैं, अब दोबारा से एज्यूम किसको करना है, डिसीजन वेरिएबल्स को जीरोस, और वो वेरिएबल्स जो आपके नेगेटिव वैल्यूज लेके आ रहे थे S1 और S3, उनको जीरो पुट करें तो मॉडल के अंदर से क्या निकलेगा, इधर पुट करें R1 इक्वल टू 10, 10 S2 इक्वल टू 6, 6 R2 6 R2 इक्वल टू 6। अब ये सोल्यूशन स्टार्टिंग बेसिक भी है और एंड नाउ फिजिबल सोल्यूशन। अब आप इसको प्रॉपर टेबल के अंदर लेके जा सकते हैं। दूसरी बात, ये m जब हमने इधर से सॉल्व करना है तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू लेनी है, कांस्टेंट वैल्यू। तो इसमें मैंने 100 सपोज की हुई है। आपने यही क्वेश्चन किया था कि इसकी वैल्यू क्या लेनी है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यस सर। आपका पर्पस है कि बड़ी से बड़ी वैल्यू ले। इसको, इस m टेक्निक को ना बिग M मेथड भी कहते हैं। बिग M मतलब m बहुत बड़ा लेना है। आप अगर नॉर्मली इसके डेटा को देखें तो मुझे वैल्यूज नजर आ रही हैं 2, -3, 2, -1, 10, 6, 6, 6, तो मुझे कोई बहुत बड़ी वैल्यू नजर नहीं आई। तो इस पूरे मॉडल के लिए 100 एक बिग वैल्यू हो सकती है। और फर्ज करें आपके मॉडल में इधर 98x1 होता, इधर 500x2 होता, तो फिर तो आपका मॉडल 1000 तक चलना था ना, वर्क कर सकता था।
उस केस में आपके लिए बिग क्या होना था, आप 10,000 ले लेते या 1,000 ले लेते। आपने ये m वो लेना है जो आपके यानी सिस्टम में इनपुट और डोमेन का पार्ट ना हो, रेंज का पार्ट भी ना हो। डोमेन पता किसको कहते हैं? देखिए, एक तो आपने डिसीजन लेना है, वो कैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ m का। और दूसरा जो ऑपरेशन रिसर्च टीम का कोई एक्सपर्ट अगर बैठा है, आप तो एग्जाम के लिए सॉल्व कर रहे हो ना, आपको ये इसलिए स्टेटमेंट दी कि इधर से देख के ही गेस कर लें कि m क्या हो सकता है। अभी मैंने 100 लिया, आप 10,000 भी ले सकते हैं, 10,000 भी ले सकते हैं, नो इशू, पर बिग लेना है। अच्छा, ऑपरेशन रिसर्च टीम कैसे देखती है? ऑपरेशन टीम जिसने ये मॉडल बनाया होगा उसको पता होगा कि x1 और x2 की वैल्यूज क्या कैलकुलेट होंगी ऑप्टिमल लेवल पे। तो एक होता है डोमेन, एक होता है रेंज। डिस्क्रीट मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। डोमेन ये होता है कि इसकी पॉसिबल इनपुट्स क्या हो सकती हैं, वहां से पता चल जाएगा कि ये सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा कितनी बड़ी वैल्यू सिस्टम की इनपुट है, इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। इसी तरह आपको रेंज का भी पता होना चाहिए। रेंज क्या होती है? जो पॉसिबल आंसर्स होंगे और वो होंगे डिसीजन वेरिएबल्स की वैल्यू जो लास्ट ऑप्टिमल आइटरेशन में आपको वहां से मिलेंगी। वहां देखेंगे x1 और x2 मैक्सिमम। तो वो जो ऑपरेशन रिसर्च की टीम है वो तो डिजाइन करते हुए प्रॉब्लम जब ये मॉडल किया गया था तो उनको उस चीज का अंदाजा होगा, अंदाजा नहीं है तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि पॉसिबल ऑप्शंस इनपुट की क्या हो सकती हैं और पॉसिबल ऑप्शंस आउटपुट की क्या हो सकती हैं वैल्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी पॉसिबल वैल्यू होगी इनपुट की या आउटपुट की, उन दोनों में से जो उन दोनों की जो मैक्सिमम होगी उससे भी बड़ी वैल्यू लेनी है। तो वो ऑपरेशन रिसर्च टीम तो अपने डेटा और उसके यूज पे और जो भी उसकी पॉसिबिलिटीज इनपुट और आउटपुट वैल्यूज की हो सकती हैं उनको देख के ये डिसाइड करता है। लेकिन कहने का मकसद ये है एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उससे बड़ी लेनी है। आपको तो नहीं पता होगा, आप तो इसी डेटा को देख के डिसाइड करते हो। तो आप मैंने कहा, मैंने भी इसको देख के देखा कि 100 इसके लिए एक बिग वैल्यू है। जी, पॉइंट क्लियर? यस सर। अच्छा, बिग में इतनी भी बड़ी बिग नहीं लेनी कि आप, मैं अगर इधर 1 बिलियन ले लूं प्रॉब्लम तो नहीं है, ले सकता हूँ, बिग गैप मेथड है। लेकिन उसमें इश्यू पता क्या आएगा? आपका ये जो रो ऑपरेशन में इसने आ जाना है 1 बिलियन में, अगर ये किसी से डिवाइड होगा तो 1 बिलियन अगर 2 से डिवाइड हो तो इतनी स्मॉल वैल्यू आएगी। और आप प्रोग्रामिंग, जाहिर अभी तो आप वैसे ही सीख रहे हैं, तो इसको, इस एल्गोरिथम को आगे जाके किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो इम्प्लीमेंट करना है। तो उस इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर 2 को 1 बिलियन से डिवाइड करना पड़े तो वो इतनी स्मॉल वैल्यू होगी तो आपका C++ का जो वेरिएबल है उसकी लिमिट से बाहर हो सकती है। फॉलो कर रहे हैं आप? यस सर। तो आपकी हर वेरिएबल की, इंटीजर वेरिएबल की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जो वो स्टोर कर सकता है। इसी तरह लॉन्ग और दूसरी, तो ख्याल रखना है इतनी भी बिग वैल्यू में ले लें वहां पे वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही उसको सपोर्ट ना करे। तो ये एक थोड़ा सा इसको सपोज करने का रूल बता रहा था। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। बिग कितनी लेनी है, उतनी बिग ले लें जितनी आपको नजर आ रही है ये सिस्टम में। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में तो इतना स्मॉल डेटा दिया होता है तो 100 एक अच्छी सिलेक्शन होगी। जी, अब देखें, इसको मैंने इधर लेके आना है तो सीक्वेंस क्या होगी? सीक्वेंस यही रखनी है, x1 कॉलम इधर आएगा, x2 कॉलम, s1 s3 r1 s2 r2। तो ये मैंने अरेंजमेंट इधर कर दी, x1 कॉलम, x2, s1 s3 s2 तो उधर चला गया ना, वो डायगोनल में रोल प्ले करेगा। ये r1 s2 r2, ये कॉलम सॉल्यूशन कॉलम है और ये कॉलम क्या होगा? बेसिक। बेसिक। अब बताएं इधर क्या आएगा? इधर सर R1, r1 और इधर इधर इसका सोल्यूशन 10 आ जाएगा। वैल्यू। तो r1 इक्वल टू 10। यस। दूसरी क्या वैल्यू होगी? S2 equals to 6 यस, s2 और इक्वल टू 6। R2 equal to 6, R2 equal to 6। एक मिनट, मैं क्लास पार्टिसिपेशन के भी मार्क्स रखे होते हैं, जो बोल रहे होते हैं उनकी इधर सामने ले आता हूँ पार्टिसिपेंट लिस्ट, नेम्स का मुझे पता चल जाएगा। जी, आ गए। अच्छा, तो बात हो रही है, इसको इधर लेके आएंगे, सारे वेरिएबल्स की लिस्ट और इनकी अरेंजमेंट मैंने आपको बता दिया।
आपने डायगोनल मीट करने के लिए इसको इधर रखा, सॉल्यूशन भी प्लेस कर दिया। जी क्या है इस वक्त? 0। जी 0 सर। ठीक है, अब आप इधर भी ये वैल्यूज प्लेस कर सकते हैं। आप क्या करोगे? 2 1 -4 इधर, -4 यस 3 -3 इधर, m -m -m सर ये नहीं S1 तो इसमें है ही -1 0 नहीं, तो 0 है 0 सर। S3 0 सर 0 सर। R1 R1 भी 0 है। -1 R1 सर 10 है सर। -m -m है सर। M हमने 100 दिया हुआ है, -100 यस S2 सर। S2 0 0 0 R2 -100 -1। तो ये देखें, ये आगे देखो, ठीक हो गया, समझ आ गई? यस सर। अब ये कंस्ट्रेंट्स है, ये 2 1 -1 0 1 0 0, ये लिख दी। देखें ये R1 के नीचे 1 वर्ड डायगोनल वाला आ गया। इसमें क्या होगा? -3 2 0 0 0 1 0, और इसी तरह थर्ड भी। तो आप देखिए ये आपकी डायगोनल आ गई। पॉइंट क्लियर होगा? यस सर। यस सर। अच्छा, अब हमने सर ये -100 किस तरह आ गया? और भी एक स्टूडेंट उनकी जो सर यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है हसीब बात कर रहे हैं आप? सर। ये सर ये Z रोम है सर। ये R1 की वैल्यू -100 क्यों आ गई है? क्योंकि M इज इक्वल टू -100 है। देखें, आप गौर करें, आपने m को क्या सपोज किया था 100, इसमें तो ये तो समझ आ गई थी ना कि उस 100 ले रहा हूँ। ये आ गई सर समझ। अच्छा, अब m की जगह पे मैं 100 लिखूंगा तो क्या होगा? -100 R1। यस सर। R1 का कोएफिशिएंट लेना है, -100 वही इधर लिखना है। ठीक है, सर ओके सर। रिपीट कीजिए। देखिए ना, ये x1 था, तो x1 के नीचे उसका कोएफिशिएंट लिखना होता है ना, ठीक है -4। सर। तो R1 का कोएफिशिएंट है -100। ठीक हो गया? इसी तरह ओके ये R2 का भी -100। अच्छा, अब हमने एक प्रॉपर्टी और देखनी होती है कि हमारे जो बेसिक वेरिएबल्स हैं ये वाले, इनके अंडर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए और Z में भी कुछ आए। देखें ये तो मीट कर रही है, लेकिन ये मीट कर रही है या नहीं? ना सर, ये 0 होना चाहिए। ये 0 होनी चाहिए। इट मीन्स आपने सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट करने से पहले ये काम करना है। ये सिंप्लेक्स मेथड के लिए ये वर्किंग तो हमारी होगी सारी पॉजिटिव चाहिए थी, तभी हमने ये आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया ना। ये तो अचीव कर लिया हमने, आप देख रहे होंगे ये भी हो गई है, लेकिन ये अचीव नहीं हुई। जब तक ये अचीव नहीं होगी सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट नहीं लेंगे। तो इसका मतलब है सिंप्लेक्स मेथड के स्टार्ट से पहले ये काम भी करना है। अब मुझे ये बताएं, यहाँ 0 लेके आने कैसे लेके आए? मैट्रिसेस में डेटा है, रो ऑपरेशन, यस सर। और रो ऑपरेशन पता किसके साथ? इधर 0 लेके आना है तो हमें इसके नीचे ये 1 नजर आ रहा है। यस तो सर। अब इस -100 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको ऑप्शन को -100 और इसको माइनस कर दें इसके साथ। इट मींस आपने z आपकी नहीं कैलकुलेट करनी है, और उसमें दूसरी रो कौन सी यूज हो रही है इस 1 की वजह से? R1। तो z और R1 रो आपने यूज करनी है और z कैलकुलेट। प्रीवियसली तो हम एक को पिवटल रो कहते थे ना, लेकिन यहाँ तो अब पिवट का मसला नहीं है। यहाँ पिवटल की जगह पे ये रो आ जाएगी R1। ठीक हो गया इस 1 की वजह से। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? न्यू z आपने कैलकुलेट करनी है। न्यू z इक्वल टू करंट z ये सारी माइनस कोएफिशिएंट कौन सा है? 1। ये वाला, वो जो पिवट कॉलम R1। कोएफिशिएंट, क्योंकि हमने इस वन के साथ ऐसे कर रहे हैं ना, तो ये कॉलम बन रहा है, तो ये पिवट कॉलम कोएफिशिएंट ये बन जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, वहां पिवट रो थी तो इधर कौन सी दूसरी रो होगी? R1 रो है। R1 रो। गुड। आपका फॉर्मूला ये बनेगा, ये बेसिक वेरिएबल से, ये नॉन बेसिक।
अब आप देखें ये दो को आपने हैंडल करना है। पहले इसको देखते हैं, न्यू जी करंट जी ये वाली माइनस फॉर्मूले का ये कोफिशिएंट जी का जो है ये वाला मल्टीप्लाइड बाय वहां पिवट रो होती थी, यहाँ तो पिवट रो नहीं है, यहाँ पे R1 रो ये जिस वन को आप कर रहे हैं आपने सोचा ही कोफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करें ये सेम हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करें तो जीरो आ जाएगा, तो ये आपके पास जी आ जाएगी। तो जी को इधर ही ओवरराइट कर दें, अभी सिंप्लेक्स वाला टेबल हमने नहीं बनाना, इधर ही ओवरराइट कर देंगे। ये पहले देखते हैं, ये आप देखें करंट जी माइनस ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय ये R1 रो, इसको सॉल्व करें। ये मैंने स्टेप वाइज सॉल्व कर दिया, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, डिटेल में हम नहीं जाते। ये -100 ये +100 हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा सबके साथ, और ये रिजल्ट आ गया। फिर एलिमेंट बाई एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ सॉल्व करके एलिमेंट बाई एलिमेंट ये न्यू जी आ जाएगी। ये जी आपने अब इधर प्लेस कर देना। ये देखिए ये 0 आ गया, लेकिन अभी भी ये इशू है, इट मींस एक रो ऑपरेशन और करना है। माइंड में रखिएगा, जब ये आपने देखिए ये डेटा बिल्कुल नहीं चेंज हुआ, ये जहन में रखिएगा, ये नहीं चेंज हुआ, बल्कि इसको हमने सिर्फ यूज किया है इसको कैलकुलेट करने के लिए, सिर्फ जी चेंज हुई है। एक दफा और रो ऑपरेशन कर लो, और वो R2 के साथ, हाँ वो R2 के लिए होगा। तो अब इसमें क्या होगा, करंट जी आपकी ये जो अब नई जो अपडेटेड जी है ना, ये अब आपकी करंट जी बन जाएगी, पर न्यू जी आप लेके आना चाह रहे हैं, तो न्यू जी इक्वल टू करंट जी माइनस कोफिशिएंट कौन सा होगा, -100 मल्टीप्लाइड बाई किस रो के साथ मल्टीप्लाई करना है, R2 के साथ, R2 के साथ। ये 1 है, ये क्योंकि इसको इसके साथ इसके जरिए हमने फॉर्मूला बनाया R1, तो ये बनेगा जी। उसामा क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन? सर मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे हम R1 और R2 को 0 क्यों कर रहे हैं, एम वैल्यू ये Z में कोएफिशिएंट 0 होने के बेसिक वेरिएबल, ये रिक्वायरमेंट है सिंप्लेक्स मेथड। आपने प्रीवियस जो सिंप्लेक्स मेथड है वो उसको अंडरस्टैंड किया हुआ है? जी सर। उसमें ये होता था, ये जो बेसिक वेरिएबल्स हैं इन कंस्ट्रेंट सेक्शन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए, और उन वेरिएबल्स के अंडर Z में जीरोस होने चाहिए, ये प्रॉपर्टी। ठीक है। अच्छा, तो एक रो ऑपरेशन और लगेगा जिसमें अब R2 यूज हो रही है, ये मैंने ये उठाई, ये देखें ये अपडेटेड, प्रीवियसली ये न्यूज ही थी अपडेट होके आई, लेकिन अब ये मेरे लिए करंट जी है, करंट जी माइनस ये कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय ये R2 रो, ये आ गई। इसको जस्ट मैंने सॉल्व किया, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, एलिमेंट बाय एलिमेंट करेंगे ये आ जाएगा। और ये कहाँ पे लिखनी है, इसके ऊपर ओवरराइट कर दें। यस सर। ये ओवरराइट, ये देखें ये डेटा बिल्कुल नहीं चेंज हुआ, ये ओवरराइट। अब आप कहोगे कि एग्जाम में इसको कैसे किया जाए, एग्जाम में आप ये कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से आपने स्टार्ट लिया था, एग्जाम में करने के लिए आप सिर्फ जी इधर जी की कैलकुलेशन करें, जी की कैलकुलेशन आपने जो आई है न्यू जी वो आप साइड पर लिख लें, इधर ओवरराइट ना करें, क्योंकि साइड पे लिख लें। वो साइड पे आपने क्या लिखी होगी, ये वाली। फिर इसको करंट को यूज करते हुए इसके लिए जो फार्मूला बनाना है वो इधर रफ वर्क करें, रफ वर्क में जो रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट आप ओवरराइट कर सकते हैं, यानी फाइनल रिजल्ट। तो आप ये आपको आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। और देखिए अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है और ये जीरोस भी हैं। अब ये सिंप्लेक्स मेथड के लिए रेडी हो सकता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल में ये भी हमें प्लस दिए हुए। अब ये देखें दोनों कंडीशन मीट कर गए। अब देखें आर्टिफिशियल वेरिएबल ने स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सोल्यूशन दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलरेडी आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, ये नहीं था, -100 m आ गया था बीच में, उसको हमने रो ऑपरेशंस के साथ कर लिया, ये सारे ही नई रो में मिल गई।
अब यहाँ पहले 0 था, अब 1600 है जी। तो अब हम सॉल्व कर सकते हैं जी। सॉल्व, अब देखें बात, वो सिंप्लेक्स मेथड अब रेडी हुआ है करने के लिए, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड पहले उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, वो हमने पूरी की, और अब हम सिंप्लेक्स मेथड कर रहे हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है आज के प्रॉब्लम में? मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम है आज का ऑब्जेक्टिव। मिनिमम सर। तो मिनिमम के रूल्स क्या हैं? कोएफिशिएंट सारे क्या होने चाहिए? नॉन बेसिक नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव पॉजिटिव सर। नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव होने होने चाहिए। चाहिए। नहीं, ऑप्टिमैलिटी के लिए नेगेटिव होने चाहिए सर। मिनिमम नेगेटिव होने, मिनिमम के लिए तो नेगेटिव होने चाहिए सर। नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं, पॉजिटिव नहीं होने चाहिए, वो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव के केस में था, तो ये मिनिमम ऑब्जेक्टिव है। तो ये देखिए आपका ऑब्जेक्टिव इसमें मिनिमम है, तो क्या होगा? ये ऑप्टिमल इनकी वजह से नहीं है, ये पॉजिटिव है, सारे नेगेटिव होने चाहिए जी। अब क्लियर हो गया? जी सर। सर Yes, x1 एंटर होगा। अब एंटरिंग के लिए मिनिमम के केस में मोस्ट पॉजिटिव होता है, x1 तो ये होगा। पहले तो ये बात तो ऑप्टिमल नहीं है। जब ऑप्टिमल नहीं है तो एंटरिंग वेरिएबल डिसाइड करने, और एंटरिंग कौन सा होगा? मोस्ट पॉजिटिव। बताइए कि कोई इशू तो नहीं? सर एक नो सर। क्या? सर हम जो मिनिमम होता है उसमें जो नॉन बेसिक वेरिएबल होते हैं उनके नीचे पॉजिटिव नहीं लेके आते? नहीं, वो आप मिस अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपके मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव में ऑप्टिमैलिटी के लिए सारे पॉजिटिव होने चाहिए, जो नेगेटिव होगा उसको एंटरिंग करके, मोस्ट नेगेटिव एंटरिंग करके हम उसको सबको पॉजिटिव बना रहे थे। मिनिमम ऑब्जेक्टिव केस में हमारे ऑप्टिमैलिटी की रिक्वायरमेंट है सारे नेगेटिव होने चाहिए, और हम पॉजिटिव अगर हैं तो उनको मोस्ट पॉजिटिव को एंटरिंग करते हुए सबको नेगेटिव बनाते हो। मैंने सारी समरी बता दी। ओके सर। अच्छा, अब मोस्ट पॉजिटिव ओके सर। आपने यही माइंड में रखना है, मिनिमम के केस में कोई पॉजिटिव एंट्री नहीं होनी चाहिए, अगर पॉजिटिव है तो वो ऑप्टिमल नहीं है, बस सिंपल। और फिर मोस्ट पॉजिटिव आपका कौन सा होगा? वो एंट्रिंग होगा। यस सर। ये पिवट कॉलम, अब वो सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट हो गया जो आपको ऑलरेडी है, तो अब मुझे ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। ये एंट्रिंग x1 एंटर होगा। अब क्या करना है? लिविंग। लिविंग के लिए क्या करते हैं? लिविंग के लिए सर रेशियो ले लिए। रेशियो लेते हैं, बिल्कुल। ये हमने रेशियो ले ली। रेशियो किस कॉलम की होगी? इस कॉलम की इसके साथ। तो 10 डिवाइडेड बाय 2, 5, 6 डिवाइड बाय -3, ये नेगेटिव आ गया। 6 डिवाइड बाय 1, 6 आ गया। कौन सा मिनिमम हुआ? 5 सर। 5। तो ये आपकी लीव कर जाएगी मिनिमम रेशियो। ये पिवटल रो। अब तो सिंप्लेक्स मेथड चल रहा है, कोई इशू नहीं होना चाहिए किसी को। नो सर। क्योंकि अब डिटेल की भी जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे? एंटरिंग वेरिएबल ये है, ये लीव करने हैं, तो फर्स्ट R1 लीव कर जाएगा और X1 एंटर हो जाएगा। ये पिवट एलिमेंट है। पिवट एलिमेंट। ये देखिए X1 एंटर, ये वैसे ही आ गया S2। और ये कॉलम आपने इसको मेंटेन करने के लिए सारी कैलकुलेशन करनी है। यस सर। तो आपने क्या करना है? X1 तो ये क्योंकि ये एंटर हुआ तो पिवट रो पहले कैलकुलेट करेंगे। और पिवट रो क्या होती है? ओल्ड पिवट डिवाइडेड बाय पिवट एलिमेंट। पिवट एलिमेंट। तो ये मैंने ये लिख दिया इधर, आप देख सकते हैं। पिवट रो डिवाइड बाय 2, ये रिजल्ट्स हैं। ये रिजल्ट्स मैंने इधर ले आया। अब जी कैलकुलेट करनी है। जी कैलकुलेट के लिए क्या रूल है कि आपने वो रो ऑपरेशन लगाना है। करंट जी माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट 296 मल्टीप्लाइड बाय ये पिवट रो। अब मेरे ख्याल में हम सीधा आंसर की तरफ चलते हैं। ये रिजल्ट आ गया, कोई इशू तो नहीं है? नो सर। नो सर। अब आपने S2 रो कैलकुलेट करनी है, तो करंट S2 माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट जो कि -3 नजर आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय पिवट रो जो कि X1 रो है। यस। सिंप्लीफाई करें
इधर प्लेस कर दें। मैंने इधर पॉइंट्स में ले आया, पॉइंट्स में ले आए, फ्रैक्शन में ले आए, कोई मसला नहीं। R2 कैसे होगी? ओल्ड R2 करंट R2 माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट जो कि क्या है? 2 वन है 1 1 मल्टीप्लाइड बाय पिवट रो। कौन सी रो? कौन सी रो है पिवट रो? X1। बिल्कुल ठीक। आप ये सॉल्व कर लें, आखिर बाद ये रिजल्ट आ गया। अब आप देखें आपके पास ये रिजल्ट आ चुका है। चेक करें कि कैलकुलेशन तो नहीं, कैलकुलेशन में गलती तो नहीं। ये X1 पहला है, तो X1 के नीचे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला कॉलम, ऊपर भी 0, बिल्कुल ठीक। S2 दूसरा है, तो दूसरे लेवल पे 1 है, ऊपर नीचे 0 और Z में भी 0। यस। R2 लास्ट पे 1 है, ऊपर नीचे 0 और ये भी 0। इट मींस हमारी कैलकुलेशन ठीक है, लेकिन क्या ऑप्टिमल है या नहीं, दोबारा से चेक नो करेंगे। सर नो सर। नो सर। अब 49 ऑप्टिमल, ये अभी भी 2 पॉजिटिव है, तो एंट्री कौन सा होगा? 49 सर 49, बिल्कुल। तो मेरे साथ जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं बिलाल, हसीन, मुश्ताक, उसामा, हसनैन है आई थिंक, इनकी भी, यस सर। और सबा, ये इंटरेक्ट कर रहे हैं। चलें, मोस्ट पॉजिटिव को एंटर किया, ये उसी तरह X2 एंटर होगा। लीव के लिए रेशियो निकालेंगे। रेशियो होगी 5 डिवाइडेड बाय 1/2। 1/2 क्योंकि डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 डिवाइडेड बाय 1/2 है, तो इसलिए वो जो डिवाइडेड बाय 1/2 है वो ऊपर जाके चेंज हो जाएगा, ये 10। 21 डिवाइड बाय 3.5, ये 6 आ गया। 1 डिवाइड बाय 0.5, ये 2 आ गया। कौन सा लीव करेगा? सर 2 वाला R2 सर 2 लेंगे आप। रेशियो। हाँ यस। अब आप देखिए ये R2 X2 एंटर हुआ, R2 लीव करेगा, ये पिवट एलिमेंट है। अब कंप्यूटेशन की तरफ आने, तो X2 ने थर्ड प्लेस पे आने, क्योंकि R2 जो लीव करने वो थर्ड प्लेस पे है। थर्ड प्लेस पे X2 आ गया, बाकी दोनों। अब आपकी ये वाला कॉलम मेंटेन करना है आपने, क्योंकि X2 एंटर हुआ है ना, तो X2 कॉलम ये ग्रे ये होना चाहिए। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया पिवट रो है एंटरिंग, तो ये क्या होगी, ये पिवट रो को 0.5 से डिवाइड कर दिया, 0.5 से डिवाइड। Z करंट Z ये है, माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट 49 मल्टीप्लाइड बाय पिवट रो ये ये रिजल्ट आ जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा। अब तो आप इतने यस सर, इजी हो गए होंगे कि आप कर यस सर। यस सर। X1 ओल्ड S1 ओल्ड S1 पिवट कॉलम कोएफिशिएंट 1/2 1/2 और पिवट रो ये वाली, ये आपके पास आ जाएगा। S2 ओल्ड S2 ओल्ड माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट 3.5 मल्टीप्लाइड बाय X2 ये आ गया। तो अब बताएं, पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेक करते हैं। X1 फर्स्ट कॉलम 1 0 0, ऊपर भी 0, यस। S2 मिडिल में 1, ऊपर नीचे 0 और 0 0, यस। X2 लास्ट पे 1 0 ऊपर 0, 0 0, इधर भी 0। इसका मतलब है ये शफल्ड जरूर है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी है। इसका मतलब आपकी एरर्स नहीं है, सिर्फ चेक करेंगे नेक्स्ट ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। इज इट ऑप्टिमल? यस यस सर सर। यस सर। सारी वैल्यूज नेगेटिव आ गई हैं, तो ये ऑप्टिमल है। सोल्यूशन क्या होगा ऑप्टिमल का? हम स्टॉप कर देंगे ऑप्टिमल आने पे। X1 इक्वल टू 4, X2 इक्वल टू 2। आप वो चीजें Z is लिखते हो equal to डिसीजन वेरिएबल, हाँ सारे में लिख सकते हो, लेकिन डिसीजन वेरिएबल्स लिखते हो। और इसमें X3 सॉरी, हाँ ये आगे ये S1 भी 0 है, S3 S1 0 है, S2 14 है अगर सारा सोल्यूशन लिखना चाहें, और S3 भी 0 है। तो ये आपका सोल्यूशन है, और ये आपकी Z ये ऑप्टिमल वैल्यू है। ये ऑप्टिमल सर ये हमें अब पेनल्टी पड़ने के बाद ये वैल्यू है ना Z की?
अच्छा, अब मैं पेनल्टी की बात कर लेता हूँ। अब असल में वो चीज आपको समझ आएगी कि आर्टिफिशियल वेरिएबल ने आपकी क्या हेल्प की और पेनल्टी से आप कैसे बचे। अब देखें, आप फाइनल आइट्रेशन में जब गए हैं तो R1 और R2 दोनों लीव हो चुके हैं, ऐसे ही दोनों जीरो हो चुके हैं, मतलब नॉन बेसिक बन गए हैं। तो आप अगर जी में देखें, जो प्लस हुई थी पेनल्टी, R1 की जगह जीरो कर दें और R2 की जगह भी जीरो कर दें, तो वही पहले वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा, वो तो खत्म हो गए। समझ आ गई? यस सर। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर आप देखना चाहें। ये थी ना पेनल्टी, इधर देखिए। अब हमने ना ये, इसको हम जुगाड़ कहते हैं, ये जुगाड़ लगाई थी कि इधर हमें काम नहीं बन रहा था, तो हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया था। इंट्रोड्यूस तो कर दिया था, उसकी पेनल्टी भी इधर लिख दी, लेकिन हम अब डर रहे थे ये R1 की अगर ये ना लीव हुआ, ऑप्टिमल आ जाता और ये R1 बेसिक सेक्शन में कोई ना कोई इसकी वैल्यू आ जाती, R1 = 2, तो हमें पेनल्टी पता कितनी पड़नी थी? वैसे तो हमारा आंसर 22 आ रहा है, तो ये 100 × 2 200 ऐड हो गए, मिनिमम कहाँ से रहना था उसने। लेकिन हम ये हमें सिंप्लेक्स मेथड की वजह से जरूरत थी, हमने इसको ऐड कर दिया, लेकिन इस होप के साथ कि फाइनल आइट्रेशन में ये लीव कर जाए। दुआ करेंगे ये लीव कर जाए। अगर ये लीव कर गया तो ये पेनल्टी से हम बच जाएंगे, अगर ये भी लीव कर गया तो इस पेनल्टी से भी बच जाएंगे। अगर दोनों पेनल्टी से बच जाएंगे तो हम शुक्र करेंगे कि हमने सिंप्लेक्स मेथड को भी यूज कर लिया और पेनल्टी से भी बच गए। ये इसी तरह है जैसे आप बैंक में ना एक क्रेडिट कार्ड लेते हो। क्रेडिट कार्ड डील क्या होती है बैंक के साथ? कुछ लोग तो कहते हैं क्रेडिट कार्ड ठीक है, अगर देखा जाए तो ये इंटरेस्ट ही है, सूद है। गलत कहते हैं लोग, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कि ये सूद ही है। वो ये डील हो रही होती है कि ये हम लोन एडवांस में कोई चीज खर्च कर सकते हैं उस कार्ड को यूज करते हुए, वो हमें क्या कहते हैं, 1 मंथ तक कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। जब 1 मंथ गुजर जाएगा तो फिर आप इतने % हमें पे करोगे। तो बताएं, डील जब लिखी जा रही थी तो उसमें इंटरेस्ट का वर्ड तो आया या नहीं, कि अगर आप ना दे सके 1 मंथ के अंदर तो क्या होगा, इंटरेस्ट दोगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि जी ये नहीं है सूद। तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि डील के अंदर है कि अगर इतने पीरियड में वापस कर दोगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं, अगर नहीं करोगे तो इतना इंटरेस्ट दोगे। तो आपने तो एक्सेप्ट कर लिया, और खुदा ना खास्ता अगर आप ना दे सके तो आपने तो एक्सेप्टेंस साइन किए हुए इंटरेस्ट पे कि हाँ मैं सूद दूंगा। तो कैसे हो सकता है ये सूद वाला काम ना हो? तो देखें, उसमें भी ये होता है, आपने जब लोन लिया इस उम्मीद पे कि 1 मंथ में आप दे दोगे, आप बच जाओगे। हमने भी इस उम्मीद पे ये आर्टिफिशियल वेरिएबल रखे हैं, इस उम्मीद पे कि अगर 1 मंथ के अंदर, यानी ये जीरो हो गए तो 1 मंथ वाली वापसी कह लें, अगर ये जीरो हो गए तो हमें पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी, और अगर ना हुए तो फिर ये पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ये सर कुछ सिचुएशन में होगा, सर कुछ क्या? सिचुएशन में ऐसा होगा जहाँ पे हमें एक की पेनल्टी पे करनी पड़ जाए या दोनों की ही पड़ जाए? नहीं, आपको एक की पड़े, 2 की पड़े, आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, बड़ी ह्यूज अमाउंट है। यस सर, तो आपको तो कुछ दोनों ही ऐसे जीरोस चाहिए, ऐसे आपको दोनों ही सिस्टम जीरोस एग्जिस्ट चाहिए। करते हैं जिसके जी। अंदर पेनल्टी एग्जिस्ट करती हो, मतलब पड़े ही पड़ेगी। हाँ, मैं अभी उस तरफ आ रहा हूँ। अगर आपका मॉडल सही है और उसका कोई फिजिबल सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अभी मैंने सॉल्व नहीं किया, मैं इफ का वर्ड यूज कर रहा हूँ, कि अगर उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन है तो 100% है कि ये दोनों जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है ये लीव कर जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो देखिए, आप सिंप्लेक्स मेथड का फ्लेवर ले सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ, रिस्क नहीं है। क्यों? आपने वो मॉडल का अगर ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो मॉडल इस तरह से बना हुआ है कि उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन है, तो जब भी आप लोगे, स्टार्ट करोगे, स्टार्ट के लिए आर्टिफिशियल वेरिएबल लोगे, पेनल्टी इधर नाम की पेनल्टी आप लिख दोगे, यानी आप ये समझ लें
आपने लोन लिया और आपको पता है मेरे पास साइड पे पैसे हैं, ना भी हुआ तो मैं उधर से दे दूंगा, वो केस कह रहा हूँ। अभी अगर आपका मॉडल, ये वाला मॉडल जो है, ये इसका कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो आप 100% है ये दोनों जीरोस हो जाएंगे, पेनल्टी नहीं पे करेंगे। और ये तरीका एक बता दिया जुगाड़ लगाने का ऑपरेशन रिसर्च की कम्युनिटी ने, कि आप आर्टिफिशियल वेरिएबल को यूज करते हुए उसको ऑप्टिमल, देखिए अगर आप ये यूज ना करें आप तो सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से आपने ये लिया और बराए नाम पेनल्टी इधर लिख दी। हाँ, क्योंकि उसने लीव हो जाना है, जीरो हो जाना है, पेनल्टी से बच गए, आपको तो आंसर मिल गया। आपका आंसर इधर से ही वो 22 आया था, ये तो जीरो थे। हाँ, यस एक क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसा केस है जिसमें ये ऐसा ना हो? बिल्कुल है। आपका एक मॉडल ही ऐसा है जिसमें कोई ऑप्टिमल लेवल पे फिजिबल सोल्यूशन नहीं है, गलत बनाया हुआ किसी ने, गलती हुई है उस मॉडल को डिजाइन करने में, तो जाहिर है उस केस में तो ये जीरो नहीं होगा। उस केस में भी आपको ये जुगाड़ का एडवांटेज ये है कि वो मॉडल सही है या गलत है कौन बताएगा? सिंप्लेक्स मैथ आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करें, आखिरी आइटरेशन में आपको कोई एक आध वेरिएबल आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिक सेक्शन में होगा। इट मीन्स अभी भी ये आपकी हेल्प कर रहे हैं। आप पेनल्टी वाला प्रॉब्लम बन गया ना, अब आप पेनल्टी दिए बगैर गुजारा नहीं है, तो आप पेनल्टी तो दे ही नहीं सकते, तो इसलिए आप उस मॉडल को ही डिस्कार्ड कर दोगे। तो आपको इसी आर्टिफिशियल वेरिएबल ने आखिरी इटरेशन में गाइड किया कि भाई इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन, फिजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये भी बहुत बड़ी सपोर्ट है सिंप्लेक्स मेथड की। आप ये ना कहें कि जी वो तो इनफिजिबल हो गया, तो ठीक है इनफिजिबल है, अगर R1 एग्जिस्ट करेगा ना तो उसको इनफिजिबल सोल्यूशन कहेंगे, तो वो इनफिजिबल ऑप्टिमल सोल्यूशन तो होगा। लेकिन देखें कितनी बड़ी उसने सर्विस दी आपको, कि आपको बता दी है कि इसका कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन, फिजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये भी इसकी बहुत बड़ी मेहरबानी है, ताकि आप ऑपरेशन रिसर्च टीम को कहें भाई इसको छोड़ दें, इसको डिस्कार्ड कर दें, नया प्रॉब्लम डिजाइन करें, या चेक करें कहीं गलती तो नहीं हुई डिजाइन करते हुए। जी बताएं, दोनों साइड पे एडवांटेज है। समझ आई? यस सर। क्योंकि अगर आपका मॉडल को कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन, फिजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, फिर तो बहुत जबरदस्त है। R1 और R2 ने लीव कर जाने और आपका जो आंसर होगा वही आपका आंसर है। और अगर लीव ना किया तो फिर भी आपको हेल्प मिल रही है कि वो ये बता रहा है कि ये मॉडल गलत डिजाइन हुआ है, इसको रीडिजाइन करें। तो दोनों सूरतों में आपको इसकी हेल्प मिल रही है। जी बताइए। यस सर यस सर, समझ आ गई। मुझे समझ आ गई, गुड। अच्छा, मुझे ना जरा, क्योंकि जो लोग मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके बारे में तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि उनको समझ आ गई है। जो हमारी साइलेंट कॉम है उसके बारे में मुझे कैसे पता चलेगा? हैंड रेस करवा सर लें? आप समझाते ही इस तरह के बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं चले, हैंड रेस, मुझे तो वो उस कॉम को भी एक्टिव करना है ताकि पता चल जाए कौन ऑनलाइन होके सो गया है। तो सर जरा हैंड रेस करवा लें। हैंड रेस करें, मुझे पता चल जाएगा। जो हैंड रेस नहीं करेगा वो सोया हुआ है, और जिसको समझ नहीं आई वो भी है, वो ना करे, मैं उससे फिर पूछ लूंगा बस। नहीं, कॉम तो जाग रही है यार। नहीं, सोने वाले भी अभी नजर आ गए, नजर आ गए। सर आप उनके समझाते सर इतने प्यार से हैं कि सर वो क्वेश्चन करने का दिल ही नहीं करता। अच्छा, किसी मैं को अभी समझ नहीं मैं आती जो वीडियो रिकॉर्डेड आपके देख लेते हैं यूट्यूब पे जाकर। चले, अभी जिन्होंने हैंड रेज ही रखने हैं, मैं नाम ले रहा हूँ, जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया वो सो रहे होंगे। तो सर मेरा हैंड रेज मेरे पास जो लिस्ट आ रही है, आपके हाथ कोई जख्मी है इसलिए नहीं हैंड रेज कर सकते? अच्छा चले, मैं बताता हूँ। अरसलान चीमा अगर हैंड रेज नहीं कर रहे तो मुझे माइक ऑन करके बताएं, अदरवाइज ये सो रहे हैं। बिलाल हुसैन तो हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहा था, ये हैंड रेज क्यों नहीं किया बिलाल? सर ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। आयमा अशरफ, इनका हैंड रेज नहीं है। अगर अभी भी हैंड रेज नहीं हुआ इट मींस ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, ऑनलाइन नहीं है। अच्छा, एक और है मोहम्मद मुर्तजा,
मोहम्मद वासिफ, मोहम्मद जहान खान, मोहम्मद असद। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, मुझे नाम याद हो जाए कि कौन लोग लेक्चर अटेंड नहीं करते। मेरी अटेंडेंस भी तो लगानी है ना। अब्दुल, अभी अटेंडेंस ले लेते हैं और रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, वहीं से मैं देख लूंगा। मैं इन लोगों की अटेंडेंस ले रहा हूँ जो हैंड रेज नहीं कर रहे, पता चल जाएगा ये प्रेजेंट है नहीं। वकार अहमद एब्सेंट, राशिद अली एब्सेंट, मोहम्मद वासिफ। अटेंडेंस का ये भी मेथड हो सकता है ना, मैथमेटिक्स के लोग हैं, कोई ना कोई जुगाड़ यस निकाल लेते। यस, ये बेहतर है। मोहम्मद वासिफ एब्सेंट, मोहम्मद मुर्तजा एब्सेंट। अब मैसेजिंग होनी शुरू हो गई, वो जागना शुरू हो गए। यस अब्दुल सर। रशीद, अब्दुल रशीद एब्सेंट। बिलाल तो चलो, अरसलान चीमा एब्सेंट। ये आयमा को किसी ने मैसेज कर दिया या क्या? आयमा, आपको आवाज आ रही है? माइक ऑन करें, रीजन बताएं। आयमा यस सर, आ रही है आवाज। तो आपने हैंड रेस नहीं किया उस वक्त, मैसेज नहीं मिला? सर सर मेरी तबीयत नहीं सही थी, मेरी बाद में पता चला। अच्छा अच्छा, चलिए। अरसलान चीमा भी एब्सेंट है, अब्दुल रशीद वासिफ और राशिद अली, और बाकी सब ने हैंड रेस। चलें, इसका मतलब है मैं कह सकता हूँ मेरी क्लास में कुछ लोग जाग रहे हैं, मेजॉरिटी जाग रही है। सबको तो नहीं जगा सकते, कोई दुनिया में ऐसा टीचर पैदा ही नहीं हुआ कि ऑनलाइन में सारे स्टूडेंट को जगा सके। यस मैं सर। कैसे कर सकता हूँ? सर तो देख, सर जी मेरा जी, भी क्वेश्चन करना हैंड रेज चाहते है हैं? सर। क्या सर नाम है क्विज आपका? में नाम क्या है आपका? ये हैंड रेस जिन्होंने सर मोहम्मद मुर्तजा। हाँ, क्या आप, चलो ठीक है, आपकी भी प्रेजेंट होगी। अच्छा, और आयमा क्वेश्चन कर रही थी या क्या, कौन पूछना चाहता था? सर सर मैं कह रही थी सर, ये जो क्विज में एम टेक्निक से कोई क्वेश्चन आएगा? नहीं, क्विज आपका जितना करवाया हुआ है, वो जो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव, इसका क्विज अलग होगा। जो एम टेक्निक है ना, इसका क्विज अलग, क्योंकि अभी मैंने आज किया है मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन के इसको। तो नेक्स्ट हमने मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव करने, और एक कंस्ट्रेंट अभी मैंने और यूज नहीं की, वो है इक्वल कंस्ट्रेंट। तो अभी ये टॉपिक आज स्टार्ट हुआ है और अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसमें से नहीं आएगा। हमने ओके जो सर। चीज कर चुके हैं, जो यानी आप ये समझ लिया करें, जो आपने असाइनमेंट सबमिट करवाई है, तो वही आपके कोर्स कंटेंट्स होंगे क्विज के लिए। ठीक सर है? जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज अब आ रही? यस सर। अभी आ रही है आवाज? ये अब आ सर रही अब है? आई। हाँ, मैंने कहा आपका जो क्विज के कोर्स कंटेंट्स होंगे, वो वही होंगे जो हमने असाइनमेंट दी हुई है मैंने, और उसमें एम टेक्निक अभी नहीं शुरू हुई। तो एम टेक्निक का क्विज अलग से होगा, नेक्स्ट वीक ले लेंगे। ठीक हो गया? ओके सर। ओके सर। तो अभी आपका जो क्विज है वो अलजेब्राइक वे, मैं अगर पूरी टर्म को यूज करूं, अलजेब्राइक वे, सिंप्लेक्स मेथड, मिनिमम ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव, और सिंपल सिंप्लेक्स मेथड है जिसमें कंस्ट्रेंट्स होती हैं ओनली लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स। ठीक हो गया? समझ आ गई इस चीज की ना? यस सर। अच्छा, तो अब सर प्रेजेंट बता देगा सर, हैंड रेज किया है मैंने। प्रेजेंट हमें, आपका नाम कोई और है या पहले भी बता दिए? गुड नेम? सर शायद शायद मिस हो गया सर, वकार अहमद। वकार है, मैं ठीक है, आपको भी प्रेजेंट कर देते। ठीक हो गया। क्या रीजन क्या थी, सो रहे थे नहीं नहीं सर, मैं अभी थोड़ी या देर के लिए तबीयत उठा था, खराब? वो पानी भी नहीं गया था सर। अच्छा, पानी पीने। अच्छा, ऑनलाइन में ये फैसिलिटी भी बड़ी है। यस सर। मुझे तो नहीं नजर आ रहा। हाँ, नहीं, बल्कि एक स्टूडेंट ने तो बड़ा मजे की बात की, उसने कहा, एक स्टूडेंट ने मुझे ये कहा, सर पता नहीं क्या होता है, पिछली दफा मैं अटेंडेंस रूम से नहीं इधर ही क्लास में लेता था। तो एक स्टूडेंट कहता है, सर पता नहीं क्या होता है, जब भी आप अटेंडेंस लेने लगते हैं, मेरी मामा मुझे दही लेने भेज देती है। तो बात तो वैलिड है सर। वैसा भी होता है। सर हमारे चले, साथ भी बहुत मर्तबा है। हाँ चले, थक जाएंगे, हैंड डाउन कर लें हम।
जी। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, आपके ना मार्क्स मैं आपको जो मौजूद है दिखाई देता हूँ। कुछ लोगों ने जिन्होंने कॉपीज की हैं, कुछ लोग ना इंटरनेट से कॉपी करते हैं, उनके एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। उनके मैं 0 लगा रहा हूँ। जिन्होंने किसी दूसरों, उनको रिव्यू टाइम में आके डिफेंड करना होगा, मुझे वाइवा देना होगा। अगर वो मुझे सेटिस्फाई कर पाए तो फिर उनके मार्क्स लगेंगे, अदरवाइज 0 रहेंगे। ये ठीक रहेगा फॉर्मूला? पहले तो ये बताएं। बेहतर है सर सर। मार्क्स इंक्लूड हो चुके हैं। ओके सर, जो डिफेंड कर जाएगा अपना ले लेगा नंबर। हाँ, तो उसको उसको यानी उसके 0 ही होंगे। तो मैंने ना मार्क्स मुझे मिल चुके हैं, मैं आपको अभी आप स्क्रीन शेयर्ड है दिखाता हूँ। और जिनके 0s होंगे वो खामोशी से बैठे रहें, उनकी अनाउंसमेंट कर दी है मैंने। ये पोर्टल पे आ जाएंगे अभी। इधर नहीं, आई थिंक आपके मार्क्स अभी इधर नहीं है, मैं देखता हूँ वो कहीं और पोस्ट किए हुए हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी 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 बोले। सर ये क्विज वेडनेसडे को होगा? क्विज थर्सडे को, वेडनेसडे को आप क्विज मैंने अभी अनाउंसमेंट आज ही कर दूंगा, वो थर्सडे को होगा। और आप ये समझ लें कि जो आपकी असाइनमेंट है वो वेडनेसडे नाइट है। जी, ये लिस्ट है, इसमें देख लें, जिन जिन के नाम आते हैं वो देख सकते हैं। नजर आ रही है लिस्ट आपको? सर नीचे यस कीजिएगा। सर, नीचे कीजिए। मैं हाँ, जो इधर वाले हैं वो पहले देख लें, फिर थोड़ी देर में इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। ठहरें, ये 13 तक है। जी सर इनमें से क्विज वाले और कौन से और असाइनमेंट के नंबर कौन से? अच्छा, इसमें ये वाला क्विज है, राइट वाला, लेफ्ट वाला असाइनमेंट। मैं इसके लिए बाकायदा रिव्यू करवाऊंगा आप लोगों को, और जिन लोगों के यानी मार्क्स 0 हैं उनकी डिबेट होगी। जी, और नीचे ले जाएं या यहाँ तक देख रहे हैं अभी? नीचे से और ले जाए नीचे। जी थोड़ा सा और नीचे से एंड पे। जी सर ये जो ग्रीन हाईलाइट हुआ है ये सर क्या है? सर अच्छा, जो ग्रीन में हाईलाइट हुआ है, मैं टीए से पूछना है अभी। मैंने उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दी थी, अभी मुझे भी नहीं पता वो टीए ने क्या किया। हाँ सर मेरी जी, बात और सुनो, कुछ सर मैंने तो कुछ भी चीटिंग नहीं किया, मैं तो खुद करती हूँ अपना सारा। आपका नाम क्या? सर सबा। सबा। आपके क्विज में 0 लगे हुए हैं? जी सर 0 और असाइनमेंट में 6 तक आए हुए हैं अपने। एमएमसी वो ऐसे होगा कि मैं अभी ना टीए को कहता हूँ कि इधर ही ना रिमार्क्स लिख दे कि किसके 0 किस वजह से हैं। तो फिर आपको पूरा राइट होगा अपना केस डिफेंड करने का। अगर आप डिफेंड करेंगे तो हम, वो अब मुझे यही नहीं पता, वो उसने मुझे 2-3 ऑप्शन मुझे बताई थी। कुछ ने इंटरनेट से कॉपी किया, कुछ ने किसी और स्टूडेंट से कॉपी किया। और अगर आपका नजर आता है कि जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, टीए से गलती हुई है, तो आपके मार्क्स चेंज हो जाएंगे, डोंट वरी। सर आप चाहे मेरा भी वाइवा ले लें, मुझे मतलब मैं अपना सारा काम खुद ही करती हूँ। हाँ, तो जब मैंने आपको ये बता दिया तो फिर आपको तो कोई इशू नहीं होना चाहिए ना। अगर ये 0 है तो आप कह रही हैं कि आपने किया, तो फिर तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, ये चेंज हो जाएंगे। सर असाइनमेंट में भी 6 दिए हुए हैं।
असाइनमेंट भी मैं ऐसे करूंगा, मैं टीए को भी मीटिंग के अंदर ले आऊंगा और वो आपको एरर बताएगा कि क्या कहाँ पे एरर है। ये ठीक रहेगा ना? जी सर ठीक। और अगर उसने गलती की है मार्किंग में तो हम इसको चेंज करेंगे। ये आप जो समय टीए को इतना नहीं है कि वो अगर कोई गलत मार्किंग करेगा तो उसकी बात को आप बिल्कुल आपने का 6 है जबकि आपका ठीक है, तो मैं आपसे ना सोल्यूशन पहले सोल्यूशन कॉपी शेयर कर दूंगा। सबसे पहला काम आप खुद ही अपनी मार्किंग कर, ये ठीक रहेगा? जी सर ठीक है। तो मैं आपको सर ना मेरे आपके भी पास जीरो सोल्यूशन लगे हुए कॉपी, हैं सर। मैं अभी आपको यही कहा है जिनके जीरोज हैं उन्होंने, मैं अभी रीजन पूछ लेता हूं, मैं जब रिव्यू करवाऊंगा तो पूरी फाइल मेरे पास अपडेटेड होगी, जीरो किस लिए लगे हैं। आप फिर अपना केस उसमें डिफेंड करना, आप टीए भी मौजूद होगा उस मीटिंग में, और अगर कोई हमारी तरफ से कोई गलती हुई है हम उसको चेंज करेंगे। तो आपको परेशान होने की, जिन्होंने खुद से की है और जीरो लगा हुआ है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जैसे ओके सबा ने सर। कहा, सर अगर मीटिंग कब असाइनमेंट में, होगी? हाँ अगर असाइनमेंट में मार्क्स कम है किसी के लगे हुए, मैं उसका आसान सा तरीका है, मैं सोल्यूशन कॉपी आपको अपलोड कर दूंगा मूडल के ऊपर। आप बड़े आराम से अपनी मार्किंग कर लोगे। अगर फिर भी कोई समझता है कि उसका आंसर बिल्कुल ठीक है, वो हमें दिखाए। हम ये अगर सबा का आंसर की से मैच करता है तो मैं 6 से 10 कर दूंगा, इधर भी 0 से 10 कर दूंगा, नो इशू। इसमें तो इस स्ट्रेटेजी में तो कोई एतराज नहीं ना है आपको जो मैं अभी अडॉप्ट करने लगा? नो सर। नो सर। अच्छा आपको सॉल्यूशन की मिल जाएगी, अपनी मार्किंग खुद कर लोगे, फिर उन इश्यूज पे रिव्यू, देखिए मैं हर क्विज का रिव्यू करवाऊंगा, तो रिव्यू करवाऊंगा, रिव्यू में आके अपना आप मार्क्स चेंज करवा लें अगर आपके बिल्कुल ठीक है। हम मार्क्स काटने के बाद खुश नहीं होते, हम तो कहते हैं, मैं तो कहूँगा ये जिनके जीरोज हैं इनके भी 10-10 हो जाए, लेकिन 10 लेने के लिए आपको ये तो बताना होगा ना। पहले तो टीएस में पूछूंगा इनके जीरो क्यों लगाएंगे, और फिर आपने डिफेंड करने के जी ऐसा नहीं है, मैं दरम्यान में बैठा हूँगा, टी आपको आंसर कर रहा होगा, मैं बैठा हूँगा, मैं आपकी बात सुनूंगा, आपकी बात में अगर वजन हुआ तो मैं आपके मार्क्स चेंज कर दूंगा। ठीक हो गया ना? ये इस तरह ना फेयर मार्किंग हो जाएगी, फेयर मार्किंग भी हो जाएगी। और दूसरा जो कॉपी वर्जन है ना, मेरे ख्याल में पहली मीटिंग में हमारी ये मैसेज दे देगी सबको कि प्लीज कॉपी ना करें, अपना काम खुद करें। हम आपको मार्क्स देने के लिए बैठे हैं, लेकिन अपना काम खुद करेंगे, हम जरूर देंगे मार्क्स। तो इसलिए ये थोड़ा सा रिजल्ट थोड़ा सा टाइट नजर आ रहा होगा, लेकिन कोई स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि उसके साथ ज्यादती हुई। ये मैं आपको बताऊं, अगर हम मार्क्स काटेंगे बाकायदा प्रूफ के साथ, अगर हमारे पास प्रूफ नहीं होगा हम बेनिफिट देंगे आपको। ठीक हो गया? कोई इशू तो ओके नहीं है, सर। बताइएगा। ठीक है, तो जिनके जीरोस हैं वो बिल्कुल डिस्कस करेंगे। जी, जिनकी नेक्स्ट क्लास है वो लीव कर सकते हैं और क्लास एंड हो गई। इस थर्सडे को रात 8 बजे ही होगा? सॉरी दोबारा से बताइए। क्विज जो है थर्सडे को रात 8 बजे ही होगा सर? हाँ वही टाइम हम रखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, रात 8 बजे। ओके सर, अल्लाह हाफिज। और अल्लाह हाफिज। ये मार्क्स में अपलोड कर देता हूँ ताकि सब तक मैसेज पहुंच जाए कि जी चीटिंग को हम कंसिडर कर रहे हैं। सर ये एलएमएस पे कि या पोर्टल ये पे भी करें? चीटिंग ना हो, ये मैं एलएमएस पे भी करूंगा, अभी पोर्टल पे नहीं कर रहा हूँ, शीट मुझे बनानी होगी। पहले ये एलएमएस पे होगा, एक दो दिन के अंदर पोर्टल पे भी आ जाए। पोर्टल पे मैं उससे करूंगा जब आपके ना रिजॉल्व हो जाएंगे। मसलन अभी एक सबा ने कहा कि उनकी असाइनमेंट ठीक है, क्विज ठीक है, इस तरह कुछ और स्टूडेंट भी होंगे जिनके मार्क्स कम नजर आ रहे हैं, तो जब आपका रिव्यू हो जाएगा फाइनल अपडेट कर दूंगा, फिर आपको पोर्टल पे ले आएंगे, ऐसे कर। जी ठीक है सर ये आप टोटल असाइनमेंट्स में से बेस्ट लेंगे या 5 ही काउंट होंगी? नहीं, क्विज में बेस्ट लेंगे, असाइनमेंट सारी काउंट जी। होंगी जितनी। सर सर जो क्विज में स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से सेटिस्फाई है उनका भी होगा? जो मार्क्स से सेटिस्फाई हैं उनका क्या होगा? वो भी आपको वेरीफाई करेंगे वो आकर? नहीं नहीं, जिनके मार्क्स सही हैं वो तो आपने ऑब्जेक्शन करनी है ना। अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं है ठीक तो है। घर बैठे आपने रिव्यू में क्या करनी है।
ओके सर। देखिए ना, आपके दोनों में अगर 10-10, क्या नाम है आपको? मोहम्मद उसामा। आपके कितने कितने मार्क्स हैं? सर पूरे हैं। पूरे हैं। तो अगर पूरे हैं तो मुझे कॉमन सेंस, वैसे आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, तो मैं नहीं अपने नहीं स्टूडेंट सर, से वो expect नहीं मैंने करता। समझा शायद अब कह रहे हैं सबका होगा रिव्यू ना, कि आपको बताएं कैसे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। वो ठीक है सर। हम, ठीक है। तो वो कहते हैं, इसको कहना चाहिए इतने वेले भी नहीं है हम कि स्टूडेंट को देखो, बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो तो बहुत, यानी ऑनलाइन का ये बेनिफिट आपको देंगे कि जिसने हमें चक्कर दे दिया वो एग्जाम कर उसने देंगे, दे दिया। तो जिसको हमने कैच कर लिया वो बेचारा थोड़ा सा डिफेंड करेगा, जिसने चक्कर दे दिया उसको क्या कर सकते हैं। वो पॉसिबल नहीं है सबका ना, एक एक का वो वाइवा हो जाता है ना, फिर एक एक क्विज का वाइवा, तो वो बहुत मुश्किल है। वो ऑनलाइन में जिन लोगों ने नहीं पढ़ना उन्होंने तो नहीं पढ़ना, उनका नहीं कुछ कर सकते। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो कर लें, नहीं तो हम मीटिंग एंड कर देते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। काफी सर।